अगर किसी बच्चे को सवाल तो आप हैंड रेज की कमांड इस्तेमाल करें। ओके, नाउ फ्रॉम आफ्टर सॉइल एंड क्लाइमेट, इसमें सॉइल हम पढ़ चुके हैं पहले, क्लाइमेट से स्टार्ट करते हैं। तो सिट्रस फ्रूट्स आर ग्रोन इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। इसके लिए जो मोस्ट फेवरेबल क्लाइमेट है बच्चों को ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल है। इसकी डिटेल हम पहले बता चुके हैं कि ट्रॉपिकल क्लाइमेट कौन सा, सब ट्रॉपिकल कौन सा। इन दीज रीजन सिट्रस ग्रूव्स, जिस एरिया में सिट्रस लगते हैं उनको सिट्रस ग्रूव्स कहते हैं। मैंने कोशिश की है चीजों को हाईलाइट करने की ताकि आपको ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आसानी हो जाए। In these regions, citrus groves are found from sea level to 450 to 750 मीटर एलिवेशन। सतह समुद्र से 450 से 750 मीटर बुलंदी तक जो है वो सिट्रस पाया जाता है। ठीक है, सिट्रस के ऑर्चर्ड लग सकते हैं, सिट्रस ग्रूव्स लग सकते हैं। इन पाकिस्तान द सेंट्रल डिवीजन ऑफ पंजाब, और उसमें उसने उसके नाम लिखे हैं, ये आपसे पूछे जा सकते हैं कि पंजाब में कौन कौन से इलाके हैं जिस मेजर जो सिट्रस लगाते हैं। सरगोदा, फैसलाबाद, लाहौर, मुल्तान। और इसमें ये मुल्तान में, मुल्तान डिवीजन के साथ ये भी आ जाती है जो हमारा इलाका है, ये भूरे वाला बिहाड़ी का, इसमें भी सिट्रस लगता है। प्रोड्यूस एक्सीलेंट सिट्रस, इसमें एक सिट्रस बहुत अच्छा पैदा होता है। इन NWFP, इसको KP के कह सकते हैं। ठीक है, इंडियन KP के पिशावर, DG खां एंड दीर, ये 3 इलाके हैं इसमें विच आर इंपॉर्टेंट फॉर सिट्रस प्रोड्यूसिंग एरियाज। तो ये सिट्रस प्रोड्यूसिंग एरियाज इंपॉर्टेंट है, ये आपने ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से पढ़ लेनी है। टेम्परेचर, अब यहाँ पे मैंने ये एक हाईलाइट किया है, ये इसलिए हाईलाइट किया है, इसको मैंने लाल डब्बे में बंद किया है कि ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से अक्सर ये पैरे से ऑब्जेक्टिव पूछी जाती है। और ऑब्जेक्टिव कैसे पूछी जाती है कि टेम्परेचर इज द मेन फैक्टर अफेक्टिंग प्रोडक्शन एंड क्वालिटी ऑफ सिट्रस फ्रूट। सबसे अहम फैक्टर जो किन्नू के अंदर या मौसम्बी या माल्टे या चकोतरे में उसका टेस्ट बनाता है, दैट इज द टेम्परेचर ऑफ दैट एरिया। और इसमें क्या होता है, इन कूल रीजन्स, ठंडे इलाकों में वेजिटेटिव ग्रोथ इज लेस, इतनी ज्यादा जो है वेजिटेटिव ग्रोथ नहीं होती, पत्ते शत्ते इतने ज्यादा तेजी से नहीं निकलते। फ्रूट ग्रोथ इज स्लो, फ्रूट ग्रोथ भी आहिस्ता आहिस्ता होती है। राइपनिंग इज डिलेड, और फल जो है काफी देर लगा के पकता है। एंड द फ्रूट इज एप्ट टू बी एसिडिक। एप्ट का मतलब है कि बिकम, ठीक है ना, फ्रूट जो है वो ज्यादा एसिडिक होगा, ज्यादा तुर्श होगा, ज्यादा खट्टा होगा। ठीक है, अगर मौसम मुसलसल ठंडा रहे तो उस इलाके में फ्रूट बहुत लेट पकेगा, और बहुत जब लेट पकेगा तो वो ज्यादा एसिडिक होगा। द स्मॉल साइज्ड कल्टीवार्स, CVS को हमने पढ़ना है, कल्टीवार्स। ठीक है, मैं पूरा लिख देता हूं ताकि आपके लिए आसानी हो। द स्मॉल साइज्ड कल्टीवार्स बिकम स्टिल स्मॉलर इन दीज रीजन्स। कहता है सिट्रस के ऐसे वैरायटियां जिनमें वैसे ही फल छोटा लगता है, उनका फल और छोटा हो जाता है, और एंड आर देयरफॉर नॉट रिकमेंडेड। यही वजह है कि इन इलाकों में, ठंडे इलाकों में छोटे फल वाली वैरायटियां नहीं लगाई जाती। अच्छा, अब यहाँ पर ये मैंने आपकी आसानी के लिए कोल्ड रीजन का और हॉट रीजन का मुवाजना कर दिया है, अलग अलग पैरों में इसको डिवाइड कर दिया है। इन कोल्डर रीजन्स पिगमेंटेड कल्टीवार्स लाइक ब्लड रेड स्वीट ऑरेंजेस डेवलप एक्सीलेंट क्वालिटी। कहता है जिन किन्नू के उन वैरायटियों में जिनमें रंग होता है, जैसे ब्लड रेड, एक मैंने ऊपर आपको वैरायटी पढ़ाई थी कि जब उसको ऐसे काटते हैं, चकोतरा उसकी बड़ी अच्छी एग्जांपल है, जब उसको ऐसे ऊपर से काटते हैं तो अंदर से जो फ्लैश निकलता है वो रेड कलर का होता है, उसको ब्लड रेड बोलते हैं। ठीक है, और ये पिगमेंटेड का वर्ड इस्तेमाल इसलिए हुआ है कि उसमें कलर होता है पिगमेंटेड। पिगमेंटेड कल्टीवर्स लाइक ब्लड रेड स्वीट ऑरेंजेस डेवलप एक्सीलेंट क्वालिटी, ये ठंडे इलाकों के लिए बड़े अच्छे हैं। सिट्रस कल्टीवर्स कैन नॉट कंटिन्यू ग्रोथ बिलो 13 एंड अबव 40 डिग्री सेल्सियस। तो कहता है जो किन्नू होता है या जो सिट्रस की जितनी भी वैरायटियां हैं, ये आमतौर पर 13 से नीचे नहीं ग्रो करती। मतलब अगर 13 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर कम हो जाए तो सिट्रस का पौधा जो है ये ग्रोथ रोक देता है, मरता नहीं है लेकिन ग्रोथ रोक देता है। और इसी तरह अगर 40 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ जाए तब भी ये ग्रोथ रोक देता है। तो टेम्परेचर रेंज 13 से 40 के बीच में है। बट दे कैन इंड्योर, इंड्योर मतलब बर्दाश्त कर सकते हैं, दे कैन इंड्योर एट टेम्परेचर अराउंड 0 to -2 डिग्री सेल्सियस विदाउट इंजरी। लेकिन कहता है ये पौधा जिंदा रहता है, बर्दाश्त कर सकता है 0 से लेकर -2 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर किसी भी नुकसान के बगैर। ठीक हो गया। अब इसमें उसने कहा डिपेंडिंग अपॉन द कल्टीवार, ये वैरायटी पे डिपेंड करता है, और ड्यूरेशन ऑफ कोल्ड पीरियड उस पर भी डिपेंड करता है। सिट्रस फ्रूट आर यूजुअली डैमेज्ड बाय फ्रोस्ट। अगर ज्यादा कोहरा पड़े रात के वक्त, ज्यादा ठंड सर्दी पड़े तो सिट्रस फ्रूट खराब भी हो जाता है और डैमेज भी हो जाता है, नुकसान भी हो जाता है। अच्छा,
अब ये जो एक यहाँ पे इसने ये दी है, एक यहाँ पे लिस्ट दी है, द स्पीशीज अपीयर टू रेजिस्ट फ्रॉस्ट इन द फॉलोइंग डिसेंडिंग ऑर्डर। उसने कहा कि जो इसमें जो सिट्रस के कल्टीवार हैं उनमें कोरा बर्दाश्त करने की सलाहियत में फर्क है। और अगर इनको हम लिस्ट करें, इनको रैंक करें, सबसे नाजुक पौधा जो है वो किन्नू का है। किन्नू को सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है कोरे का। उसके बाद आ गया सीड स्वीट सोर ऑरेंज, उसकी खट्टी। उसके बाद आ गया स्वीट ऑरेंज, मौसम्बी। उसके बाद आ गया चकोतरा। उसके बाद आ गया ग्रेप फ्रूट। उसके बाद आ गया स्वीट लाइम, ठीक है। उसके बाद आ गया लेमन। उसके बाद आ गया कागजी लाइम, और आखिर में आया सिट्रॉन। सिट्रॉन के आगे मैंने आपकी आसानी के लिए ब्रैकेट में लिख दिया मोस्ट हार्डी, कि ये सबसे ज्यादा सख्त जान जो है सिट्रॉन है। ये कोरे में खड़ा रहता है, बर्दाश्त करता है। और सिट्रॉन के बारे में पढ़ के आए थे कि ये 3 पत्तों वाला पौधा है। इसके पत्ते जो है वो कंपाउंड लीव हैं, और ट्राइफोलिएट है। इसके 3 लोब्स होते हैं पत्ते के। तो ये आमतौर पे रूट स्टॉक के तौर पे इस्तेमाल होता है। जिसका रूट स्टॉक सिट्रॉन होगा नीचे, वो ऊपर से पौधा जो है वो ज्यादा कोरा बर्दाश्त कर सके। तो ये आपने ऑर्डर याद रखना है। बाज़ दफा आपसे ऑर्डर पूछा जा सकता है कि ये ऑर्डर बताएं किस तरीके से जो है ये इनको लिस्ट किया जा सकता है, इनको रैंक किया जा सकता है। तो ये ऑर्डर बहुत अहम है बच्चों, इसको याद रखना है। मैं बोल्ड कर देता हूँ आपकी आसानी की। उसके बाद फिर इसी तरह नीचे, इन हॉटर रीजन्स, गर्म इलाकों में क्या होता है, द ट्री प्रोड्यूस मोर ग्रोथ। गर्म इलाकों में कहता है बहुत अच्छी ग्रोथ होती है किन्नू की और सिट्रस की। एंड द फ्रूट ग्रोज फास्टर, और फल बहुत तेजी से बढ़ता है। एंड राइपन्स अर्लियर, और बहुत जल्दी पक जाता है। but in these regions the fruit frequently suffer from sunburn and is unmarketable। लेकिन इन इलाकों में सबसे बड़ा इशू ये होता है कि धूप इतनी तेज होती है कि उससे सूरज की तपिश से फ्रूट जो है उसके ऊपर फ्रूट खराब हो जाता है। धूप की तपिश से उसको हम कहते हैं सनबर्न, सूरज से जल जाना, सूरज की रोशनी से। ठीक है, ये एक डिसऑर्डर है, आगे इंशाल्लाह इसको डिटेल में मैं फिर पढ़ाऊंगा। तो ये गर्म इलाकों में ये प्रॉब्लम आती है कि किन्नू जो होता है वो उसके जो वो पौधे के ऊपर जो फ्रूट लगता है वो उस डैमेज हो जाता है सूरज की तपिश की वजह से। अच्छा, द मैक्सिमम टेम्परेचर दैट कैन बी इंड्योर्ड बाय सिट्रस रेंजेस फ्रॉम 46 टू 50 डिग्री सेल्सियस। वो कहता है मैक्सिमम टेम्परेचर जो सिट्रस का पौधा बर्दाश्त कर सकता है। ऊपर बात आई थी यहाँ पर 13 से 60 40 वाली, जब मैंने बताई थी तो मैंने कहा था ये वो रेंज है जो जिसमें वो ग्रो करता है। तो हम बार बार बच्चों को चक्कर देने के लिए या बाज़ दफा आपको ज्यादा डिटेल में अगर पूछा जाए तो ये आपसे पूछ सकते हैं कि एक रेंज है टॉलरेंस की, कि कितना टेम्परेचर ये बर्दाश्त कर सकता है। वो है -2 नेगेटिव का, इतना बर्दाश्त कर सकता है, और मैक्सिमम 46 टू 50 तक बर्दाश्त कर लेता है आसानी से। जिंदा रहता है पौधा, इसके मरता नहीं है, नुकसान नहीं। लेकिन वो कौन सा टेम्परेचर है जिसपे ग्रोथ होती है, वो है 13 से 40। इसके बीच बीच में सिट्रस का पौधा ग्रो करेगा। अगर टेम्परेचर ज्यादा ठंडा हुआ तो वहां पे भी ग्रोथ रोक लेगा, टेम्परेचर ज्यादा गर्म हो वहां पे भी ग्रोथ रोक लेगा। ठीक हो गया। तो इसमें अब ये आपने याद रखनी है, टेम्परेचर बहुत अहम है। उसके बाद द सिट्रस फ्रूट मोस्टली रेजिस्टेंट टू हाई टेम्परेचर इज ग्रेप फ्रूट। सबसे ज्यादा सख्त जान और ढीठ पौधा जो गर्मी को बर्दाश्त करता है वो है ग्रेप फ्रूट। ग्रेप फ्रूट ज्यादा गर्मी वाले इलाकों में हो जाता है। ग्रेप फ्रूट जो है वो आसानी से बन जाता है। इसका जो छिलका है वो काफी मोटा होता है, और ये सनबर्न से भी इसको इफेक्ट थोड़ा कम होता है। टाइम ऑफ ब्लूमिंग, किस वक्त ये फूल निकालता है, मेच्योरिटी कब ये पकता है, एंड फ्रूट क्वालिटी, और इसके फल की जो है वो क्वालिटी कैसी होगी, मीठा होगा नहीं होगा। ऑल आर इन्फ्लुएंस्ड बाय टेम्परेचर। ये सारी चीजें वो कहता है टेम्परेचर से कंट्रोल होती है। तो उसकी बड़ी अच्छी एग्जांपल उसने यहाँ पे दी है। उसने कहा है कि किन्नू मैंड्रिन, थोड़ा सा यहाँ पे ना एक ये डब्बे का हिसाब सीधा कर दूं, ये ऐसे अब ठीक है। किन्नू मैंड्रिन मैच्योर्स इन फरवरी मार्च इन सेंट्रल रीजन। वो कहता है पंजाब के सेंट्रल इलाकों में ना किन्नू जो है ये फरवरी मार्च में आ जाता है। हमारे आप देखते हैं नॉर्मल मौसम में मार्च का महीना शुरू होता है, किन्नू मार्केट में आ जाता है। वो हमारे इलाके का ही होता है, सरगोदा का और इसके गिरदोनवा का। वहां पे गर्मी पड़ती है, पंजाब में तो वो जल्दी पक जाता है। जबकि वो कहता है किन्नू जो है वो केपी के जैसे इलाकों में, नॉर्दर्न एरियाज में वो पकता है जाके अप्रैल में। मतलब इतनी लेट क्यों? सेम कल्टीवार है, फर्क सिर्फ इतना है कि वो इलाके ठंडे हैं, वहां पे वो टाइम लेगा पकने में, जबकि जो हमारा पंजाब है ये गर्म है, यहाँ पर जल्दी पक जाता है। क्लियर होगी बात? तो ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी आपसे बात पूछी जा सकती है। आखिरी पॉइंट जो इसमें बताना है ये सॉइल एंड क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट में, दैट इज योर ह्यूमिडिटी। एंड ह्यूमिडिटी आल्सो अफेक्ट्स द प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी ऑफ सिट्रस फ्रूट। नमी जो है हवा में, ये भी उसकी क्वालिटी को अफेक्ट करती है सिट्रस की। उसमें some citrus cultivars, particularly sweet oranges,
मौसम्बी, ठीक है ना। मौसम्बी में अगर आप देखें तो मौसम्बी में वो बाज़ दफ़ा मौसम्बी का बाहर वाली स्किन होती है, उसका टेक्सचर बहुत स्मूथ होता है, और बाज़ दफ़ा उसका टेक्सचर बहुत रफ होता है, ऊपर आपको छोटे छोटे कह लें कि डब्बे या वो कह लें घड़े पड़े हुए नजर आते हैं उसके स्किन के ऊपर। तो वो यहाँ पे बताने लगा कुछ बात इस तरह की कि सम सिट्रस कल्टीवर्स पार्टिकुलरली स्वीट ऑरेंजेस प्रोड्यूस मोर इन रीजन्स विद हायर ह्यूमिडिटी। ये मौसम्बी उन इलाकों में ज्यादा पैदा होती है जहाँ पर नमी ज्यादा हो। फ्रूट ड्रॉप इसलेस उन इलाकों में जिनमें नमी ज्यादा होती है वहाँ पे फल कम गिरता है। एंड दे टेंड टू बी स्मूदर स्किन्ड, और उनकी बाहर वाली जो फॉल होता है, जो बाहर वाली छाल होती है फल की, वो ज्यादा स्मूथ होगी, उसके ऊपर ज्यादा बम्प्स नहीं होंगे, ज्यादा उसके ऊपर वो दब खड़ब्बा सा नहीं होगा, उसको बड़ा स्मूथ सा होगा। अच्छा, जूसियर, उसके अंदर जूस भी ज्यादा होगा। एंड बेटर लुकिंग इन दीज रीजन्स देन ड्राई रीजन्स, और जो खुश्क इलाकों में लगते हैं उनसे वो ज्यादा खूबसूरत नजर आ रहे होते हैं ह्यूमिड एरियाज वाले। तो ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे एक छोटा सा सवाल, एक नंबर का माइट भी कोई ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए कि जनाब ह्यूमिडिटी कैसे इफेक्ट करती है फ्रूट क्वालिटी को, तो बेसिकली वो आप ये इसकी एग्जांपल देंगे स्वीट ऑरेंज की, और ये सारी बातें उसमें लिखेंगे जो यहाँ पे इसने बताई। ठीक हो गया। तो ये यहाँ तक हमारा सॉइल एंड क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट कंप्लीट हुआ। उसके बाद जो आज आखिरी टॉपिक पढ़ना है, दैट इज प्रोपेगेशन एंड रूट स्टॉक। हम कैसे इसको प्रोपेगेट करते हैं, कैसे सिट्रस को लगाते हैं। तो इसमें सिट्रस कल्टीवार्स आर प्रोपेगेटेड बाय बोथ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल मेथड। इसमें दोनों ही तरीके इस्तेमाल होते हैं। सेक्सुअल वे में मीन्स टू से के सीड इस्तेमाल किए जाते हैं, बीज जो किन्नू से निकलते हैं वो इस्तेमाल करते हैं। एसेक्सुअल में हम पैवंतकारी करेंगे, वो आगे हम डिटेल में इंशाल्लाह पढ़ते हैं। जनरली आमतौर पे रूट स्टॉक्स आर प्रोपेगेटेड सेक्सुअली। अब आपको यहाँ पे मुझे अच्छी तरह याद है, हमने जब ऑनलाइन क्लास ऑन कैंपस क्लासेस थी तब हमने साइन स्टॉक और रूट स्टॉक इसकी डेफिनेशंस आपको लिखवा दी थी, और मैंने आपको क्लियर कट समझा दी थी। आई होप आपको वो चीजें पता होंगी। रूट स्टॉक वो पौधा है जो नीचे जड़ प्रोवाइड करता है। तो वो कहता है ये रूट स्टॉक जो होता है ये बीज से पौधा बनाया जाता है through seed, and most commercial varieties are propagated by various asexual method। और ये जितनी वैरायटियां आप सुनते हैं, मौसम्बी, किन्नू, माल्टा, चकोतरा, ये सारी की सारी वैरायटियां बाद में एसेक्सुअल वे की मदद से उस रूट स्टॉक के ऊपर लगा दी जाती है। ठीक है, अब वन बाय वन हम इनको पढ़ेंगे। पहला स्टेप है रेजिंग ऑफ रूट स्टॉक। रूट स्टॉक कैसे लगाएं, जड़ कैसे बनाएं पौधे की। उसमें ये मैंने कुछ एक्स्ट्रा आपकी आसानी के लिए, पेपर में सवाल आ जाता है बच्चों को पता नहीं चलता कि सर ने ये कहाँ से पूछा है, तो ये मैंने देखे यहाँ पर आपके आसानी के लिए पैराग्राफ के साइड पर एक लाइन लिख दी, रूट स्टॉक कैरेक्टरिस्टिक्स। ये सारा पैरा रूट स्टॉक कैरेक्टरिस्टिक्स को बताता है। ठीक है, तो इसमें देखें, रूट स्टॉक्स आर जनरली टफर स्पीशीज, ये ज्यादा सख्त जान होती है, एंड मोर रेजिस्टेंट टू diseases and adverse soil and other environmental conditions। ये बीमारी को ज्यादा बेहतर झेल सकती हैं, ये जमीन को एडवर्स कंडीशंस को भी बर्दाश्त करती हैं, मौसम की भी एडवर्स कंडीशंस को बर्दाश्त करती हैं, देन दी वैरायटीज दैट आर ग्राफ्टेड ऑन टू देम, बनिस्बत उन वैरायटियों के जो इनके ऊपर लगाई जाती है। ये ज्यादा सख्त जान होती है। पहला करेक्टर ये हो गया। अच्छा, विद ऑलमोस्ट ऑल सिट्रस कल्टीवार द चॉइस ऑफ रूट स्टॉक इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो कहता है जब भी आप कोई सिट्रस कल्टीवार लगाना चाहें तो रूट स्टॉक की चॉइस करनी बहुत अहम है उस इलाके के लिहाज से। क्या क्या करता है ये, दे अफेक्ट लॉन्गिविटी, कितनी उम्र तक आपका पौधा जिंदा रहेगा, वो 25 साल तक जिंदा रहेगा, वो 50 साल तक जिंदा रहेगा, वो 100 साल तक जिंदा रहेगा, ये डिपेंड करता है रूट स्टॉक के ऊपर। तो लॉन्गिविटी की उम्र को बढ़ाता है ये रूट स्टॉक। प्रोडक्टिविटी, कितना फल देगा, प्रोडक्टिविटी तो ज्यादा फल देगा अगर आपने अच्छा रूट स्टॉक लगाया। क्वालिटी, क्वालिटी मीन्स वो फल मीठा होगा, खट्टा होगा, कड़वा होगा, तो वो सारी बातें क्वालिटी जो है ये भी रूट स्टॉक कंट्रोल करता है। एंड प्रिकॉसिटी, प्रिकॉसिटी कहते हैं अर्लीनेस को, कितनी जल्दी, ठीक है ना, फल उठाएगा। एंड प्रिकॉसिटी ऑफ द साइन ट्री, जल्दी फल उठाने के लिए कुछ ऐसे रूट स्टॉक हैं जो साइन को या जो ऊपर वैरायटी लगाई जाएगी उसको जल्दी फल उठाने में मजबूर कर देंगे। ठीक हो गया, तो ये प्रिकॉसिटी का मतलब है जल्दी फल उठाना। तो ये सारी बातें जो है रूट स्टॉक से कंट्रोल होती हैं। अगर आपसे पेपर पूछा जाए कि रूट स्टॉक के कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे, आपने ये पूरे के पूरे सारे कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें लिखने हैं। उसके बाद है जी सीड एक्सट्रैक्शन कैसे करनी है। मोस्ट सिट्रस सीड्स आर पॉलीएम्ब्रियोनिक, ये हम आपको डिटेल में पहले पढ़ा चुके हैं, पॉलीएम्ब्रियोनिक क्या चीज है और किस तरह इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। एंड प्रोड्यूस सीडलिंग्स टू टाइप, मैं बता चुका हूँ कि इसके सीडलिंग सारे के सारे मदर प्लांट जैसे होते हैं। सिट्रस रूट स्टॉक स्पीशीज आर देयरफॉर प्रोपेगेटेड थ्रू सीड्स इन नर्सरी। यही वजह है कि कहता है सिट्रस रूट स्टॉक्स जो होते हैं ये नर्सरी में लगाए जाते हैं बीज,
कैसे लगाए जाते हैं ये आगे वो बता रहे हैं। द फ्रूट फॉर सीड एक्सट्रैक्शन इज टेकन फ्रॉम हेल्दी विगरस ट्री बाय फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर। सितंबर के पहले हफ्ते में वो कहता है जब ये फ्रूट जो होता है उसके ऊपर लगा होता है बाग के अंदर, तो वहां से उसको तोड़ लिया जाता है। ठीक है, और विगरस ट्री बहुत अच्छे उगने वाले दरख्त से उसको तोड़ा जाएगा, जो बड़ा अच्छा हेल्दी ट्री हो और बड़ा दिखने में खूबसूरत नजर आता है। द फ्रूट इज कट इनटू हाफ्स एंड ट्विस्टेड टू स्क्वीज आउट द कंटेंट्स। सबसे पहले फल को काटेंगे, उसको स्क्वीज करेंगे, जूस को जाया कर देंगे, अलग निकाल लेंगे, और जो अंदर से बीज निकलेंगे उनको हम द सीड्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द पल्प, उसको बाहर निकाल लेंगे पल्प से, एंड द जूस एंड और जूस को अलग कर लेंगे, एंड वाश टू रिमूव द जेलेटिनियस मटेरियल। बीज के ऊपर एक चिकना मटेरियल चढ़ा होता है सिट्रस के अंदर, क्योंकि सिट्रस के अंदर देखिए बहुत ज्यादा मॉइस्चर है, बहुत ज्यादा पानी है। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये किन्नू के अंदर बीज क्यों नहीं उगता। उसकी वजह यह है कि बीज के ऊपर एक पूरी कोटिंग की हुई है अल्लाह पाक ने, कि वो उसके ऊपर एक जेलेटिनियस मटेरियल है, चिकना सा मटेरियल है, मादा है उसके ऊपर जो उसको कवर किए हुए हैं। इसमें बहुत सारे इनहिबिटर्स हैं जो उसको ग्रोथ से रोक रहे हैं। तो अगर आप ऐसे ही बीज को किन्नू के अंदर से निकाल के जमीन में बोएंगे तो वो नहीं उगेगा, उसकी जर्मिनेशन बहुत थोड़ी होगी। तो अगर आप उसे अच्छी तरह धो लेंगे, वॉश कर लेंगे अच्छी तरह पानी से, तो फिर क्या होगा, वो बीज सुखा के अच्छी तरह आप उसको उसकी जर्मिनेशन परसेंटेज बढ़ जाएगी। क्लियर हो गया। तो ये उसने बताया यहाँ पे किन्नू से बीज कैसे निकालने, आसान सी बात है, इतनी मुश्किल नहीं है। आगे सीड स्टोरेज, इनको स्टोर कैसे करना है। दे आर ड्राइड बाय प्लेसिंग देम इन पार्शियल शेड। इनको कहता खुश किया जाता है बीजों को, पहले जब पानी से धोया तो गीले हो गए, अब इनको शेड में रख के सुखाएं। इट इज बेस्ट टू ग्रो द सीड्स फ्रेश एज दे कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर लॉन्ग। किन्नू या सिट्रस के जो सीड्स होते हैं ना, जैसे ही आप फल से निकालते हैं साथ ही मरना शुरू हो जाते हैं, ज्यादा देर के लिए आप इनको स्टोर नहीं कर सकते। सीड स्टोर्ड इन चारकोल, ये मैं आपको ना उसमें भी बता चुका हूँ, मुझे याद है क्लास के अंदर एक बार बात हुई चीज के ऊपर। चारकोल के अंदर कहता जो कार्बन या कोयला पीस के उसका चूरा बना लेते हैं उसको चारकोल बोलते हैं, उसके अंदर सीड को स्टोर करते हैं ड्राई स्टोरेज कंडीशन में। और वो कहता है उसमें भी ये ऑलमोस्ट 50% तक मर जाते हैं 45 दिन के अंदर अंदर। मतलब एक महीना नहीं गुजरता, 1.5 महीना, और ये 50% सीड्स मर जाती हैं फ्रेश सीड्स में। Therefore, storage of rootstock seed is not generally advisable। यही वजह है कि हम एडवाइस नहीं करते, हम किसी को मशवरा नहीं देते कि आप रूट स्टॉक का बीज अपने पास स्टोर कर लें। लेकिन कहता अगर जरूरत पड़ जाए, बट इफ इट इज नेसेसरी टू शिप देम फार, अगर आपको कहीं दूर भेजना है, आपको शिप करने की जरूरत है, देन स्टोरेज इन ग्राउंड चारकोल और पैक्ड इन वैक्यूम टिन एट अ टेम्परेचर ऑफ 3 to 10 डिग्री सेल्सियस इज रिकमेंडेड। तो कहता फिर इनको कोयले के वो उसमें चूड़े के अंदर इसको बरी कर देते हैं, और या फिर इसको वैक्यूम वाले टिन्स में पैक करके वैक्यूम अंदर क्रिएट करते हैं, हवा निकाल देते हैं अंदर से, और इसको स्टोर करते हैं टेम्परेचर पर 3 से 10 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, ठंडा टेम्परेचर, इसके ऊपर इसको स्टोर करते हैं, फिर ये ट्रांसपोर्ट किए जा सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये स्टोरेज के हवाले से कैसे स्टोर करना है, क्यों नहीं स्टोर कर सकते, ये सारी बातें इस पैराग्राफ में लिखी हुई है। अगर पेपर में पूछा जाए कि किन्नू के बीज क्यों नहीं स्टोर किए जा सकते, तो यहाँ पे बताया हुआ है कि ये ज्यादा देर नहीं रहते, इनकी वायबिलिटी लूज हो जाती है, 50% 45 दिन में ड्रॉप हो जाती है, तो आप यहाँ पे बात लिख सकते हैं। अच्छा, आगे फिर सीजन फॉर सीड सोइंग, किस सीजन में जाके ये लगने हैं। सीड्स आर सोन इधर इन स्प्रिंग और इन फरवरी मार्च, 2 सीजन है, या तो सितंबर में जब आपने वो हार्वेस्ट किया और उसको काटा, उसमें से बीज निकालो, उसी वक्त लगा दें, या फिर फरवरी मार्च में फ्रेश किन्नू जब मार्केट में आता है उस वक्त उसके बीज निकालें और उस वक्त मार्केट में लगा दें। सोइंग अर्लियर और लेटर देन दिस अफेक्ट्स जर्मिनेशन एडवर्सली, इससे बहुत ज्यादा जर्मिनेशन इफेक्ट होती है। तो फॉर अर्ली और लेट सोइंग द सीड रेट इज इंक्रीज। अगर आप कहता है बहुत जल्दी लगाना चाहते हैं, जल्दी पैदावार लेना चाहते हैं, या लेट हो जाते हैं, तो फिर ज्यादा बीज लगाना पड़ेगा, क्योंकि बीज बहुत मरेगा उसमें से। और ये अराउंड 70 to 80% ऑफ रफ लेमन सीड्स जर्मिनेट। आमतौर पे कहता है 70-80% जर्मिनेशन परसेंटेज है रफ लेमन की, ये रूट स्टॉक है। मैंने ऊपर आपको डिटेल में बताया था कि रफ लेमन जो है इसको जट्टी खट्टी भी बोलते हैं, और ये जो है ये हमारी पंजाब के अंदर यही रूट स्टॉक इस्तेमाल होता है पंजाब के अंदर। तो ये 70 to 80% सिर्फ इसकी जर्मिनेशन परसेंटेज है, मैं इसको हाईलाइट कर, ये भी आपने याद रखना है। सोर ऑरेंज ऑन द अदर हैंड आर कॉमनली यूज्ड स्टॉक इन हैवी सॉइल्स ऑफ केपीके। ये जो केपीके का रूट स्टॉक है एनडब्ल्यूएफपी का, इसकी जर्मिनेशन परसेंटेज उससे भी कम है, ये 60% तक सिर्फ जर्मिनेट करता है अंडर ऑप्टिमम कंडीशंस। तो देख लें इसकी जर्मिनेशन कितनी थोड़ी है, ठीक है ना। तो ये
ये बातें यहाँ से इसकी पढ़ लेनी है, कैसे इसको शो करना है, कौन सा इसका सीजन है वो मैंने बता दिया, सितंबर और फरवरी मार्च है। तो ये आपने यहाँ से इसको गौर से पढ़ लेना, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से पूछी जा सकती है बात कहीं पर। अच्छा, फिर नीचे आ जाए, फैक्टर अफेक्टिंग सीड जर्मिनेशन। कौन से फैक्टर्स हैं जो बीज की जर्मिनेशन को अफेक्ट करते हैं, वो यहाँ पे लिखे हैं। जैसे किन्नू के टेस्ट में टेम्परेचर मेन फैक्टर था, इसी तरह जर्मिनेशन में भी टेम्परेचर ही मेन फैक्टर है। टेम्परेचर इज मेन फैक्टर अफेक्टिंग जर्मिनेशन, बट मेच्योरिटी ऑफ सीड, बीज पका हुआ था पूरी तरह के नहीं, आपने कच्चा बीज अगर तोड़ लिया तो वो नहीं उगेगा। स्पीशीज, कौन सी स्पीशी है, सॉइल कैसी है जिसमें आप लगा रहे हैं, मेथड ऑफ सोइंग कौन सा है, ये सारी बातें इफेक्ट करती हैं सीड जनरेशन को। अगर पेपर में क्वेश्चन आए तो ये लाइन बढ़िया है, मैं इसको आपको याद रखना। अच्छा, फिर आगे, द सीड्स आर सोन ऑन, जब मेथड बता रहा है यहाँ पे सीड सोइंग एंड सीडलिंग केयर कैसे करनी है, ये सारे पैराग्राफ उसके ऊपर है। ये हमने यहाँ तक ही आज पढ़ना है, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह स्टेप 2 पढ़ेंगे। The seeds are sown on well manured and well prepared raised seed beds locating in warm place on good well drained soil। सबसे पहले कहता है वो जो बीज होते हैं ना, उनको हम किसी अच्छी मेन्योर वाली जगह पर, या जिस जमीन में हमने अच्छी खाद डाली हो उसमें हम इनको लगाते हैं। एक मिनट बेटा, मेरा थोड़ा सा वेट करना, मैं इसका एक ये इसको बैक पे ले जाऊँ, एंड टू बैक नाउ। थिंक आई एम एबल टू टाइप इट नाउ। ठीक है, तो सीड्स आर सोन ऑन वेल मैन्योर्ड, मतलब कि उनको अच्छी तरह खाद डाली हो, ठीक है ना, वेल मैन्योर्ड, खाद शाद का ध्यान रखा हो, जमीन अच्छी तरह जरखेज हो, एंड वेल प्रिपेयर्ड, और अच्छी तरह तैयार की हुई हो। और किस तरह हो, रेज्ड सीड्स बेड, ऊंचे बेड बनाने हैं इसके लिए, उठे हुए जमीन से बेड बनने हैं। लोकेटेड इन वार्म प्लेसेस, और गर्म जगह पे बनाने हैं जहाँ पे जमीन गर्म हो। ऑन गुड वेल ड्रेन सॉइल, और वहां पे पानी का निकास अच्छा हो, पानी खड़ा ना होता। ये सारी बातें बहुत अहम है जितनी भी इसने यहाँ पे लिखी है, बीज की नर्सरी लगाने के लिए बहुत अहम बातें। अच्छा, फिर उसके बाद इसमें द सीडलिंग शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम फ्रॉस्ट इफ सोन इन सितंबर। अगर तो कहता है सितंबर में लगा रहे हैं तो आगे सर्दी आ रही है तो कोहरे से बचाएं। अगर आप मार्च में लगा रहे हैं तो फिर आगे जून जुलाई के महीने में गर्मी आएगी तो हीट से बचाना पड़ेगा। तो गर्मी और सर्दी दोनों में बीजों को बचाना है, सीजन के लिहाज से आप उसकी प्रोटेक्शन मेजर करेंगे। अच्छा, फिर आगे, दी सीडलिंग्स आर रेडी फॉर ट्रांसप्लांटिंग इन 6 to 12 मंथ। तकरीबन एक साल, आधे से एक साल लग जाता है सीड से पौधा बनने में। और जब वो एक साल बाद जो पौधा होता है उसको हम बोलते हैं, मैंने आपको क्लास में बताया था, सैपलिंग, SAPLING, सैपलिंग। तो सैपलिंग जो है वो तैयार करने में एक साल लग जाता है। अच्छा, ट्रांसप्लांटिंग ऑफ सिट्रस सीडलिंग शुड बी डन इन सितंबर अक्टूबर और इन फरवरी। ट्रांसप्लांटिंग भी उसी तरह 2 सीजन में होगी, या सितंबर अक्टूबर में कर लें या उसमें कर लें, ठीक है। प्लांटिंग इज डन इन रोज, कतारों में की जाती है जी। जो ट्रांसप्लांटिंग है इसकी फील्ड में, बेसिकली फील्ड में नहीं होती अभी अभी भी नर्सरी में ही है, लेकिन हम उस बेड से निकाल लेंगे जो हमने पहले बनाया था। अब नर्सरी में एक और बड़ी सारी जगह तैयार की, वहां पर बीजों को फासले फासले पे लगाना है। तो उसने कहा कैसे लगाना है, उसने कहा कतारों में लगाएं, एट अल्टरनेट डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर। पौधे से पौधे का फासला 25 सेंटीमीटर रखें, लाइन से लाइन का फासला 60 सेंटीमीटर रखें। तो ये प्लांट टू प्लांट रो टू डिस्टेंस उसने दे दिया, ठीक है ना। तो डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर, इसको यूं कर लें 25 सेंटीमीटर प्लांट टू प्लांट, ऐसे कर लेते हैं, एंड 60 सेंटीमीटर रो टू रो। ठीक हो गया जी, तो ये अब आपको क्लियर हो जाएगा। प्लांटिंग इज डन इन रोज, हाँ जी ठीक है, इन रोज एट अल्टरनेट डिस्टेंस 20। वो कहता है कतारों में लगाएं 25 सेंटीमीटर के फासले पर पौधे से पौधे का फासला, और रो से रो का कितना, 60 सेंटीमीटर। अच्छा, ट्रांसप्लांटिंग ओनली यूनिफॉर्म साइज सीडलिंग्स, सिर्फ उन पौधों को लगाएं जो साइज में अच्छे हैं, दिखने में हेल्दी लगते हैं। जो बीमार है उनको निकाल के फेंक दें, तोड़ दें, तबाह कर दें। ट्रांसप्लांटिंग वाइल all are small weak diseased और bench rooted seedlings are eliminated। वो कह रहा है कि सारे जितने भी कुछ छोटे से कमजोर, छोटे या बीमारी ज्यादा, या फिर एक उसने वर्ड इस्तेमाल किया बेंच रूटेड। बेंच रूटेड मतलब जिनकी जड़ ठीक नहीं बनी, जब निकाला जमीन से बाहर तो देखा कि जड़ जो सही नहीं बनी हुई, तो उसको भी डिस्कार्ड किया। ठीक हो गया। तो ड्यूरिंग ट्रांसप्लांट दी सीडलिंग्स आर केप्ट इन शेड इन कूल प्लेस। उसके बाद कहता है ट्रांसप्लांट जब आप कर रहे हो ना, तो जमीन से जब सीडलिंग निकाले तो उनको शेड में रखें, धूप में मत रखें, नहीं तो वो मर जाएंगे। जब ट्रांसप्लांट करते हैं उनको साथ ही पानी लगाएं, पानी लगा के तो नर्सरी में आप तैयार हैं बडिंग के लिए, एसेक्सुअल प्रोपेगेशन के लिए। वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे एसेक्सुअल प्रोपेगेशन कैसे करनी है। मैंने तस्वीरें भी कोशिश की है लगाने की, वो हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह। तो यहाँ तक अगर कोई सवाल है किसी बच्चे का, कोई पूछना चाहते हैं, कोई कंफ्यूजन है, तो वो काइंडली अब आप 1 by 1 हैंड रेज करें, मैं आपको बता देता हूँ, उसका जवाब दे देता हूँ जी। एनी स्टूडेंट फ्रॉम क्लास?
किसी को कोई सवाल है तो हैंड रेज की कमांड इस्तेमाल करे और मुझसे सवाल पूछ सकता है। कोई सवाल नहीं किसी का भी? ओके देन आई एम एंडिंग दिस मीटिंग। मेरा ख्याल है आज के टॉपिक इतना कंप्लीट हो गया। कल इंशाल्लाह हम बड़ी ग्राफ्टिंग पढ़ेंगे।